ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लास्ट क्लास में अब मैंने आपसे पूछा था कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हो, बैक्टीरिया वगैरह या फिर वायरस वगैरह क्या पढ़ना चाहते हो। तो आप में से ज़्यादातर ने पहले बोला कि सर पहले वायरस पढ़ा दो। तो वायरस से ही स्टार्ट करते हैं। वायरस से स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें अपन ये बताएंगे कि वो जो भी माइक्रोब है वो कौन सी फैमिली से आता है, उसका पूरा नाम क्या है, एंड वो आपके बोल सकते हो कैसी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। सिंगली देखने को मिलता है या ग्रुप में देखने को मिलता है या क्लस्टर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है आपकी जो सेकंड यूनिट है, जिसमें अपन ने पढ़ा था ना कि आपके बैक्टीरिया बेसिलाई होते हैं, कोकाई होते हैं। कोकाई में भी कैसे होते हैं, क्लस्टर वगैरह में होते हैं, या फिर आप ग्रुप में बोल सकते हैं डिप्लो कोकाई होते हैं, या फिर आपके कैसे मिलते हैं, वो सारा यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट आएगा। आपके यहाँ पे अपन ये सब नहीं पढ़ेंगे कि डिप्लोकोकाई होते हैं या फिर ये होते हैं। अपन यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे कि ये डिप्लोकोकाई होते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि डिप्लोकोकाई का मतलब था आपके दो मिलते हैं और कैसी शेप में मिलते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन रेहेप्डो बोल रहे हैं या फिर आपका रोड शेप में बोल रहे हैं तो कैसा होगा, क्या मतलब होगा उसका, वो सब आपने ऑलरेडी अपन ने सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अपन उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात किया, सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें उसका साइज शेप वगैरह उसका जो भी कंपोजिशन है वो आएगा। देन उसके अपन बोल सकते हैं कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो या आपके वो स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री में कैसा है। ठीक है, उसके बाद अपन उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, वो देखेंगे। देन उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कौन सी है, यानी आपके अंदर वो जो प्रॉब्लम कोज कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉब्लम कोज कर रहा है, ठीक है, वो और कैसे कर रहा है, ठीक है, वो देखेंगे अपन। देन उसकी अगर कोई साइकिल वगैरह है जिसमें उसका जो बर्थ एंड साइकिल है, पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल है, वो अगर है तो उसको देखेंगे अपन। देन उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक मेथड, जिसमें अपन उसको पता लगाते हैं कि किसी पर्सन को ये वाला माइक्रोब उसके बॉडी में है या नहीं है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, कल्चर वगैरह कैसे करते हैं, वो सब। एंड लास्ट में उसका अगर ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है तो अपन वो भी देख सकते हैं, अगर आपके कोर्स में हुआ तो उसका पर्टिकुलरली। ठीक है, ये आपकी तीनों में ही फॉलो होगा, आपके चाहे बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, वायरस हो, उनमें सब में फॉलो होगा। मेजरली आपके कल्चर वगैरह कैसे करते हैं अपन, ये सब वो डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में पढ़ रहे हो या कौन सी चीज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वायरस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो वायरस के लिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बोला था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट में अपन ने बात किया था, फर्स्ट सेकेंड यूनिट में, कि वायरसेज अपन किसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं ऐसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। ठीक है, उनको अपन क्या नाम दिया था, आपके वायरस नाम दिया था। ठीक है, नेक्ड आई से आपको क्या होंगे, विजिबल नहीं होंगे ये। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट ऑर्गन होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, इंटरसेलुलर इनफेक्टिव एजेंट होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स, और जो कि क्या करते हैं, एक सिर्फ एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड, या तो उनके अंदर क्या होगा, डीएनए मिलेगा, यानी वायरस क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, प्लस उनमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जिससे आपका जैसे अपने बॉडी के अंदर दोनों मिलते हैं, डीएनए आरएनए, इनके अंदर क्या होगा, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। अब वो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो, डबल स्टैंडर्ड हो, उससे अपने को पता नहीं, उसके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग मिलता है, बट दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलते। काफ़ी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। प्रिमिटिव मीन्स बहुत पुरानी टाइप की। ठीक है, एंड इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का ही आपके क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लिक एसिड आपका देखने को मिलता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, इनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपन ने उस टाइम पे भी पढ़ी थी, कि इनके क्या होता है, कोई भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते आउटसाइड द लिविंग सेल। कहने का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स आपके जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं मेटाबॉलिज्म की, वो मेटाबॉलिज्म किसका करते हैं, आपकी बॉडी नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स का, उनसे एनर्जी लेती है और उसके बाद में फंक्शन करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ अपने कहने का मतलब क्या हो गया, कि आपके जो वायरस होते हैं वो आपकी सेल या होस्ट जिसको बोलते हैं अपन, उसकी सेल के बाहर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कि वो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते या कोई भी लाइफ के साइन शो नहीं करते हैं। ठीक है, वो जिंदा कब रहते हैं, अगर आप बोलना चाहो सिंपली लैंग्वेज में, किसी सेल के अंदर, किसी होस्ट की सेल के अंदर ही वो क्या करते हैं, लिविंग एक्टिविटी शो करते हैं। अदर देन दैट बाहर वो क्या होते हैं,
लिविंग शो नहीं करते, लिविंग एक्टिविटी शो नहीं करते। तो इसीलिए इनका कल्चर क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, आपका जो बैक्टीरिया वगैरह है वो अपन अगार मीडियम में कल्चर कर लेते हैं, इनको कल्चर करने में जोर इसीलिए आता है क्योंकि ये क्या करते हैं, आउटसाइड द लिविंग सेल ये क्या होते हैं, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते। इसके अलावा इनका कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जैसे कि आपकी बॉडी में मिलता है ना, आपके सबसे पहले मेम्ब्रेन मिलती हैं, देन उसके अंदर आपके जो कुछ इंट्रासेलुलर आपके ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, देन आपका न्यूक्लियस, उसके अंदर फिर आपका न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपके डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, इसके अलावा और भी सेल्स। तो आपका सेल क्या एक तरीके से प्रॉपरली अरेंज होती है, जबकि वायरस की जो सेल होती है उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, और उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस या प्रोटीन से। ठीक है, थोड़ा सा अपन केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको याद हो तो अपन ने बोलते हैं कि आपका जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अब अपन याद हो तो अपन बोलते हैं कि जब आपको प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन एक्चुअली बनता कैसे है, तो अगर आपको याद हो तो अपन बोलते हैं आपका जो डीएनए वो खुलता है, एक एमआरएनए बनाता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, वो एमआरएनए क्या करता है, आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में डायरेक्टली हेल्प करता है। ये मैंने बहुत शॉर्टली बताया, इतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपकी कुल मिला के आप बोल सकते हो जो आपकी न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर होती है वो किसको बनाती है, प्रोटीन को। और प्रोटीन क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो कह सकते हो आपका डीएनए एक्टिविटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी लिविंग के लिए। और ये जो वायरस होते हैं इनके अंदर एंजाइम नहीं मिलते वो जो आपके प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कर पाएँ, यानी कि ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं आपके होस्ट के ऊपर। ठीक है, ये होस्ट का डीएनए यूज़ लेते हैं या होस्ट के एंजाइम यूज़ लेते हैं अपनी ग्रोथ को करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और ये बाइनरी फ्यूजन जनरली नहीं करते। जो बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव टाइप के, वो कैसे फ्यूजन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन, जिसको अपन असूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, वो वाला। ये इसके अलावा क्या होते हैं, ये कल्चर किसी भी कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं होते, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपने याद हो तो बोला था अपन ने, माइक्रोब जो होते हैं स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, उनको किल करने के लिए आपके क्या करते हैं, अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं उनके खिलाफ। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है, तो इनके ऊपर ये ड्रग्स काम नहीं करती। आपके जो पैरासीटामोल वगैरह हैं, आपके जो सिंपली नाम बता रहा हूँ जो आपने कभी न कभी सुने होंगे, उनके नाम बता दूँ, पीसीएम हो गया, पैरासीटामोल, इसके अलावा पेनिसिलिन वगैरह हो गए। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है वायरल, तो उसमें ये ड्रग्स काम में नहीं आती। ठीक है, ये आपको देते हैं। ठीक है, मेरे को मत पूछना बाद में, अभी बता देता हूँ। ये जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो किस लिए, क्योंकि वायरस की इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, और उस कंडीशन में कोई बाहर से बैक्टीरिया क्या कर सकता है, इंटर ले सकता है और डिजीज कोज कर सकता है। ऐसे बैक्टीरियाज को अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, और इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिली तभी उसने इन्फेक्शन किया। अपॉर्चुनिटी कब मिली, जब आपका इम्यून सिस्टम कम हो गया। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे देते हैं, बाकी वो वायरस को ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं मेजर डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड वायरसेज में, तो वो अपन एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ टेबल में अपन देखने वाले हैं, एक तो सबसे पहले बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरियम, देन क्लेमाइडिया एंड वायरसेज में फ़र्क देखने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करें अगर सेल वॉल की, तो सेल वॉल के लिए अपन बोलते हैं बैक्टीरिया में, दोनों टाइप के बैक्टीरियाज में ये आपको देखने को मिलता है, वायरस में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। देन अपन ये बोल सकते हैं राइबोसोम वगैरह और कुछ सेलुलर एंजाइम जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली हेल्प करते हैं, वो आपके बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं, वायरस में देखने को नहीं मिलते, बाकी सारे माइक्रोब्स में देखने को मिलते हैं। इसमें अपन ये बोलते हैं कि जो आपके डीएनए और आरएनए ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके सारे माइक्रोब्स में, बट जो आपका वायरस होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। देन आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली बाइनरी फिजन करते हैं, जबकि वायरस बाइनरी फिजन नहीं कर सकते। देन इसके अलावा अपन बोलते हैं कल्चर मीडिया में आपके माइक्रोब्स जो हैं उसमें जो आपका बैक्टीरिया वाला को छोड़ के, बैक्टीरिया का टीबी वाले को छोड़ के आपके बाकी सब क्या हो जाते हैं, ग्रो कर देते हैं, जबकि वो ग्रो नहीं करता, न ही वायरस कोज करता है, ग्रो करता है।
देन अपन बोल सकते हैं सेंसिटिविटी, जो आप सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा था तब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो सेंसिटिविटी टू एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, यानी कि आपकी जो एंटीबायोटिक आप दे रहे हो उसके खिलाफ आपका जो बैक्टीरिया है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वो कहलाता है सेंसिटिविटी। तो आपको पता ही ऑलरेडी वायरस काम ही नहीं करती है वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स, तो वो सेंसिटिविटी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, आपके वायरस के ट्रीटमेंट के लिए आपकी बॉडी के अंदर ही बनते हैं जनरली, बट आप बाहर से भी बना सकते हो। तो उसके ऊपर आपका वायरस क्या करता है, शो करता है साइड इफ़ेक्ट्स, या बोल सकते हो रिएक्शन शो करता है, और किलिंग वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो डिसप्रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस की, यानी आपके जो वायरस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साइज की, तो अपन ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली आपके जो बोल सकते हो नेक डाई से विजिबल नहीं होते, और इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक डायमीटर होता है इनका। ठीक है, 20 जो होता है वो सबसे छोटा है, और जो 300 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं जो आपका रेबीज करने वाला वायरस होता है, रेब्डो वायरस, उसका जो आपका पैरवो वायरस यहाँ लिख रखा है अपन ने, वो आपके क्या होता है, सबसे छोटा होता है 20 नैनोमीटर का। एंड देन स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है वो वहाँ पे होता है 300 नैनोमीटर का, सबसे बड़ा वायरस। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपके वायरस सेल के बाहर है तो उसको अपन नाम देते हैं वायरियन। ठीक है, या वीरियन, जो भी नाम देना चाहो आप, वायरियन ज़्यादा बेटर वर्ड है, वायरियन नाम देते हैं अपन उसको। ठीक है, किसको बोलते हैं अपन, ऐसे वायरस को जो आपकी सेल्स के या होस्ट सेल के बाहर है। ठीक है, होस्ट में उसने इन्फेक्शन नहीं किया है, वो कहलाता है वायरियन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री की। तो स्ट्रक्चर के लिए अपन बोलते हैं जो आपका वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, उसके अंदर एक जीनोम होता है जो आपके प्रोटीन कोट से ढका हुआ होता है, जिसको अपन कैप्सिड नाम देते हैं। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, ये वाली एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें अपन ने ये बोला है इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये किससे कवर रहता है, आपके सेल वॉल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको अपन ने नाम क्या दिया है, अपन ने यहाँ पे इनको नाम दिया है आपका सॉरी, कैप्सिड नाम दिया है अपन ने उनको। तो कैप्सिन होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, प्रोटीन के कोट होते हैं, यानी कवरिंग होती है, और बीच में सेंटर में आपके क्या देखने को मिलता है, जीनोम, जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, ये कैप्सिड क्या होता है, एक क्लोज होता है किसके द्वारा, न्यूक्लिक एसिड से, जिसको अपन नाम देते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। और ये कैप्सिड किससे मिलके बना हुआ होता है, प्रोटीन सब यूनिट से, पॉलीपेप्टाइड से बन के बना होता है, जिनको अपन नाम देते हैं कैप्सोमर्स। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो सेंटर में आपके क्या मिल रहा है, आपका जो भी डीएनए या आरएनए है वो मिल रहा है। देन अपन ने इसके बाद ये बोला है कि आपका जो जीनोम होता है ये किसके द्वारा कवर होता है, बाहर एक कोट के द्वारा कवर होता है, जिसको अपन नाम देते हैं कैप्सिड। तो ये वाला जो है आपका ये क्या है, कैप्सिड हो गया। देन इसके बाद कैप्सिड के ऊपर भी आपके क्या मिलते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिलती हैं, सब यूनिट्स। ठीक है, वो बहुत सारी सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जिनको अपन कैप्सोमर्स नाम दे रहे हैं। और इन कैप्सोमर्स के ऊपर क्या होता है, आपका एक कवरिंग भी देखने को मिलता है आपको, जिसमें अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड कवरिंग होती है, जिसको अपन ने न्यूक्लियोकैप्सिड नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री में अपन बोलते हैं 3 टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। पहला है आइसोस्केड्रल, जिसको अपन क्यूबिकल सिमेट्री भी बोलते हैं, यानी जैसे क्यूब होती है आपकी, ठीक है, वैसा देखने को मिलता है आपको, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। एक होता है हेलिकल, हेलिकल मीन्स आपके जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। एंड आपके एक होती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जिसमें इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। नेक्स्ट अपन सिमेट्री होती है, सॉरी, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं शेप की। तो शेप के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो आपकी वायरस होते हैं जितने भी, उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है वो कौन सी ग्रुप का है या कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसमें अपन ये बोलते हैं जो आपके पोक्स वायरस होते हैं वो आपके ईंट के जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे आपकी ईंट होती है, ब्रिक होती है, वैसी स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं। और आपके जो रेबीज वायरस है वो आपके बुलेट शेप का है। ठीक है, बुलेट शेप का आपका वायरस कौन सा है, रेबीज वायरस है। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए अपन बोलते हैं वायरस जो होता है उसमें सिर्फ एक होता है, या तो वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देखने को मिलते। देन अपन बोलते हैं वायरल प्रोटीन एंड लिपिड।
तो वायरल प्रोटीन एंड लिपिड में क्या बोलते हैं अपन कि वायरस जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं जो क्या मिल के क्या बनाते हैं, कैप्सिड। और अगर आपके वायरस है उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक एनवेलप देखने को मिल रहा है, तो वो लिपिड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक ही कवरिंग देखने को मिलती है, बट कई बार एक लिपिड की कवरिंग भी देखने को मिल जाती है कैप्सिड के ऊपर भी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेब्डो वायरस है जिसको अपन ने रेबीज नाम दिया। ये बुलेट शेप का है, आपको दिख रहा होगा, बुलेट की जैसी इसकी शेप है। ठीक है, बीच के अंदर आपका न्यूक्लियस है, देन इसके ऊपर कैप्सिड है, और इसके बाहर आपके जो मूवमेंट्स के लिए इसमें हेल्पफुल होती हैं वो वाली स्ट्रक्चर्स हैं। देन अपन सेकंड जो है वो है रियो वायरस, एंड आपके ये जो वायरस है इसके अपन यहाँ पे एक देख लेते हैं। ये आपके नॉर्मल वायरस की स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपका एक कोरोना वायरस का एक सिंपल एग्जांपल है। कोरोना वायरस ये वाला नहीं जो अभी फैल रहा है, ये एक ग्रुप है एक्चुअली कोरोना वायरस ग्रुप का, उसका एक कॉमन आपका सिग्निफिकेंट है आपका एक डायग्राम। ठीक है, ये अलग अलग डिपेंड करता है, ग्रुप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसी के अंदर ये एक नॉर्मल कोरोना वायरस का है। इसमें जो अभी फैल रहा है वो कौन सा है, सार्स कोविड-19, जिसमें अपन बोलते हैं SARS-CoV-2। ठीक है, उसका जो है वो है। तो ये उसकी स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये उसकी फैमिली की स्ट्रक्चर है, इसी के रिजेंबल उसकी स्ट्रक्चर होती है कोरोना वायरस की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस। कल्टीवेशन का सिंपल मतलब होता है आपका कल्चर ऑफ द वायरस। ठीक है, तो आप कल्चर कैसे करोगे, तो कल्चर के लिए अपन ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपका जो कल्चर है वो कैसे होगा। जनरल सिंपल जो आपका कल्चर है मीडिया होते हैं उनके थ्रू तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए अपन 3 मेथड मेजरली काम में लेते हैं। सबसे पहला आपके एनिमल इनोक्यूलेशन। एनिमल इनोक्यूलेशन में क्या करते हैं अपन, सिंपल कोई भी एक एनिमल को लेके उसके अंदर आपका वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। जनरली अपन इसमें माइस सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, चूहे जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो क्या करते हैं अपन, उस माइस के अंदर उस वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं। अब उसके अंदर जब वो ग्रो करेगा माइस के अंदर, तब उसको अपन क्या कर लेते हैं, कल्चर एक तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कल्चर मीडिया है वो कौन हो गया, एक एनिमल हो गया या माइस हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है एनिमल इनोक्यूलेशन। इसके अलावा अगर आप एनिमल के अंदर नहीं कर रहे हो, इस किस में कर रहे हो, आपके एम्ब्रियोनेटेड एग में। एक तो होता है सिंपल एक एग होता है एम्ब्रियोनेटेड एग, जिसमें क्या होता है आपका एम्ब्रियो या चिकन जो जिस बोल सकते हो आप, वो ग्रो करके क्या बनेगा, चिकन बनेगा। तो उसके लिए आप बोल सकते हो उसको, एग को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कई बार उसके अंदर भी वायरस को इंजेक्ट करते हैं और उसके अंदर भी वो क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है वायरस। एक होता है आपका सेल कल्चर। अगर ये दोनों मेथड ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन दोनों मेथड में ही आपका वायरस ग्रो नहीं करता। कई बार क्या होता है, वायरस पर्टिकुलर एनिमल स्पेसिफिक होता है, जैसे कि वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही इन्फेक्शन कोज कर रहा है, बाकियों में नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन सेल्स के अंदर ही कवर करना पड़ेगा। और इसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली कल्चर लेते हैं। ठीक है, और एक सैंपल लेते हैं और उसी सैंपल के अंदर ह्यूमन सैंपल लेते हैं और उसी के अंदर आपका जो वायरस जहाँ वो ग्रो कर रहा है वहीं उसका डायरेक्ट स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अलग से उसको कल्चर नहीं करते। तो ये कहलाता है आपका सेल कल्चर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल इनोक्यूलेशन की। तो इसमें अपन जनरली क्या करते हैं, माइस सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसमें अपन क्या करते हैं, अर्बो वायरस या फिर आप बोल सकते हो कॉक्सेकी वायरस, इनके लिए सबसे ज़्यादा ये मेथड काम में लिया जाता है। तो इसमें इन दोनों वायरस में से जिस मान लीजिए अर्बो वायरस को अपन चेक कर रहे हैं, तो अर्बो वायरस को किसके अंदर डाल दिया जाएगा, इन्फेंट माइस के अंदर डाल दिया जाएगा। जब वो इन्फेंट माइस के अंदर जब आपके साइन सिम्टम आने लग जाएंगे या वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, उसके टिश्यू को चेक कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर वायरस था या नहीं था। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको सिंपली। मान लीजिए आपको कोई अर्बो वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है और आपको उसका चेक करना है कि किसी पर्सन को अर्बो वायरस है कि नहीं है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, आपका जो सैंपल है वो लेंगे, यानी ह्यूमन बॉडी से सैंपल लेंगे और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, आपके माइस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अगर आपको माइस के अंदर भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलने लग गए, ठीक है, आपका जो माइस है वो भी बीमार हो गया और या फिर उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई, तो आप उसका जो टिश्यू है उनके अंदर आप देख सकते हो, अगर उनके अंदर आपको वायरस देखने को मिल जाता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपका रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है और आपको इन्फेक्शन था। ठीक है, सेम डिजीज़ के लिए भी जाता है। और अगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है या माउस हेल्दी रहता है, तो आप बोल सकते हो रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा माइस के अलावा अपन कुछ गिनिया पिग्स या रैबिट्स या फेरेट्स को भी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जनरली। नेक्स्ट आपका एम्ब्रियोनेटिक एग
इनोकुलेशन, इसमें अपन क्या करते हैं, एम्ब्रियोनेटेड हैंस एग जो 7 से 12 दिन पुराना होता है, उसके अंदर अपन सेवरल रूट्स के थ्रू आपके या तो उसके अंदर कोरियोएलोनेटिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर, या फिर एलेंटोनिक कैविटी के अंदर, या एमनियोटिक शेक के अंदर, या योक शेक के अंदर, इन चारों में से कहीं भी आपका इंसर्ट कर देते हैं वायरस, डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। यानी सपोज कीजिए आपका ये वाला एक एग था, ठीक है, तो इसके अंदर आप कहाँ 7 से 12 दिन के बाद क्या करते हैं, या तो इसकी जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर, या फिर इसके बाद आउटर कवरिंग के जस्ट नीचे एक इनर कवरिंग देखने को मिलती है उसके अंदर, या फिर इन दोनों के बीच में जो एक बाद में जो योक शेक होता है उसके बीच में भी गैप होता है उसके अंदर, और या फिर आपका जो योक शेक है उसके अंदर, ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है, या तो एलेटोनिक कैविटी के अंदर, या एमनियोटिक शेक के अंदर, या योक शेक के अंदर, ठीक है, किसी में भी आप इंसर्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है सेल वायरस जो है वो कहाँ ग्रोथ होता है उसके ऊपर। और लास्ट है सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी सेल के ऊपर कल्चर करवाते हैं। और एक है लास्ट डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस, इसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो आपका ह्यूमन है उसके अंदर जहाँ भी इन्फेक्शन हो रखा है, सपोज हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए में हम क्या करते हैं, जो फीकल मटेरियल है अपन बोलते हैं किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी आपके फीकल मटेरियल में आपको हेपेटाइटिस ए देखने को मिल जाएगा। तो अपन कहीं भी कल्चर नहीं कराते, डायरेक्ट फीकल मटेरियल को लेते हैं और उसके अंदर आपके माइक्रोस्कोप वगैरह से क्या करते हैं, देख लेते हैं, अगर आपका वायरस प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो रिजल्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अगर आपके ऐसे वायरस हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे जनरली दिख जाते हैं, ज़्यादातर में अपन यही काम में लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जो कल्चर किया है अपन ने, ठीक है, उसके अंदर अपन डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा, रोटा वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इन फीकल स्पेसिमेन। उसके लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फीकल मटेरियल है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, अगर आप कलर करते हो, पहले आपका जो सैंपल है उसको कलर प्रोवाइड करते हो, देन आप स्टडी करते हो, तो वो कहलाता है आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। और लाइट माइक्रोस्कोपी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपके सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हो, जैसे कि अपन ये बोलते हैं नेगरी बॉडीज़ होती हैं ब्रेन सेल्स के अंदर, ठीक है, वो रेबीज़ का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस होता है। यानी कि अगर आपके ब्रेन के अंदर नेगरी बॉडीज़ देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, रेबीज़ का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का आपका सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ब्रेन सेल्स को देखते हो डेड होने के बाद, ठीक है, डेथ के बाद देखते हैं, डायरेक्टली नहीं देखते अपन। तो डेथ अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है, किससे, रेबीज से, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ब्रेन का जो टिश्यू कल्चर है उसको लेते हैं और उसके अंदर अपन लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि नेगरी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं कि नहीं है। अगर वहाँ प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं रेबीज से उसकी डेथ हुई है। नेक्स्ट है वायरल एंटीजेंस। वायरल एंटीजेंस में अपन क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे जैसे एलिजा वगैरह जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, एलिजा टेस्ट के लिए अपन ने बोला था ना, वायरस वगैरह के लिए भी चेक करते हैं अपन, तो वो अपन वैसे भी चेक कर सकते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करके, ठीक है। ये अपन सारे क्या पढ़ रहे हैं, मेथड, किस मेथड से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की बात करी, देन आप एंटीजन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, पीसीआर रिएक्शन भी कर सकते हो जिसमें अपन डीएनए सीक्वेंस है उसको बार बार एम्पलीफाई करते हैं जिससे आपको पर्टिकुलर डीएनए जो सैंपल है वो मिल जाए, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एचआईवी के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए पीसीआर करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ वायरस। आप जो आपका सबसे कॉमनेस्ट मेथड है ये, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ वायरस। इसमें अपन क्या करते हैं, जो आपका वायरस है उसको जनरली जो भी एनिमल है, एग है या फिर जो भी सेल कल्चर है उसके अंदर क्या करते हैं, अपन पहले इनोकुलेट कर देते हैं, उसके बाद जो सैंपल है उसको हटा देते हैं वहाँ से एंड उसको आइसोलेट कर पाते हैं। उसमें से अपन क्या करते हैं, वायरस को आइसोलेट करके देखते हैं, अगर आइसोलेट हो जाता है तो आपके वो सेम है, यही जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना अभी, उसको ही अपन वापस यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो अपन ने दोनों पढ़े थे, जब अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह पढ़ी थी, एलिजा टेस्ट वगैरह पढ़े थे, तो उसमें अपन ने यही बोला था एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं एंड एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी वायरस के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है तो वहाँ पे इसका मतलब हो गया वो वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर वायरस का। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ लिया जाता है।
नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। तो नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस में अपन क्या बोलते हैं कि आपका वायरस है उसको आप नाम कैसे देते हो, ठीक है। तो नाम के लिए अपन बोलते हैं सबसे पहले उसका क्या आएगा, जो भी आपका सबसे पहले आएगा कि आपका या तो वो फैमिली के बारे में बोलेंगे अपन, ठीक है, कौन सी फैमिली में आता है। एक कॉमनेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी फिलहाल सबसे वर्ल्ड वाइडली फैला हुआ है, कोरोना वायरस है वो, ठीक है। कोरोना वायरस का फुल फॉर्म क्या है आपका, या आप बोल सकते हो वायरस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सार्स कोविड 2, ठीक है, सार्स कोविड 2 नाम है उसका, एंड आगे वायरस है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये इसका नाम यहाँ पे कैसे रखा है, तो अपन बोलते हैं सबसे पहले इसकी फैमिली कौन सी है, सार्स फैमिली है, ठीक है। इसका जो सब फैमिली है वो कौन सी है आपके, को फैमिली है। और इसका जो जीन स्पेसिफिक है, जीन स्पीसीज है, वो कौन सी है आपके 2 वाली है, ठीक है। एक होता है सार्स कोविड 1 भी है और एक सार्स कोविड 2 भी है, ठीक है। तो ऐसे इनका अपन नाम रखते हैं, यानी नाम कैसे रखा जाता है, सबसे पहले फैमिलीज, देन उसके सब फैमिलीज, एंड देन जेनरा एंड स्पीसीज, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा उसको अपन डीएनए और आरएनए में भी बांटते हैं कि वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। देन लास्ट है आपका प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, आपके ऐसे जो आपका वायरस है उसका ऐसा कंपोनेंट जिसमें आपका कोई भी जीनोम या आप बोल सकते हो कोई भी डीएनए आरएनए ये देखने को नहीं मिल रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ कवरिंग है, उसको अपन नाम देते हैं प्रायोन्स, ठीक है। ये प्रायोन क्या होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है केमिकल नेचर से और फिजिकल नेचर से भी, यानी कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 मिनट तक झेल सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से भी नहीं डिस्ट्रॉय होती है जनरली, ठीक है। लंबे टाइम तक आपको करना पड़ता है तब डिस्ट्रॉय होती है। देन इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके प्रोटीन्स की, जिनमें क्या है न्यूक्लिक एसिड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ना डीएनए ना आरएनए है, सिर्फ आपके एक स्ट्रक्चर है जो आपके अंदर डिजीज कोज कर रही है। तो इसमें अपन ये बोलते हैं हाईली रेजिस्टेंट होती है, बट क्या होता है इनका इन्फेक्शन टाइम जो है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बोल सकते हैं किस किस के थ्रू होता है, तो अपन बोल सकते हैं जो आप मिल्क पी रहे हो किसका, शिप एंड गोट का, या तो अगर आप उससे डायरेक्ट मीट के थ्रू या मिल्क के थ्रू कैसे भी। एंड इसके अलावा एनसेफेलोपैथी जो होता है, निक एनसेफेलोपैथी, देन बोवाइन बोवाइन जो टीबी होता है उसके अंदर भी, देन कुछ और डिजीज होती हैं जैसे कि आपके क्रूटजेफिल्बेट जैकब डिजीज, इन सब में क्या होता है आपका जो वायरस होता है वो कैसा होता है, प्रायोन टाइप का होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने वायरस की स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा अब तक। सबसे पहले अपन ने बोला वायरस क्या होते हैं, तो अपन ने बोला कि आपके ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपके जनरली नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती, 20 से 200 नैनोमीटर के बीच की होती हैं। देन उसका अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो अपन ने मेजरली बोला था कि आपके जो डीएनए और आरएनए वायरस 2 टाइप में इसका क्लासिफिकेशन है। मॉर्फोलॉजी के लिए अपन ने बोला था साइज में 20 से 300 नैनोमीटर होता है। स्ट्रक्चर में अपन ने बोला था डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती हैं। सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड होता है, देन उसके बाहर एक कोटिंग मिलती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं अपन। कई बार क्या होता है कैप्सिड के ऊपर एक न्यूक्लियो कैप्सिड भी देखने को मिलता है, एंड कई बार उसके बाद भी क्या होता है पॉलीपेप्टाइड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी। देन सिमेट्री की बात करें तो अपन ने बोला था क्यूबिकल सिमेट्री हो सकती है, हेलिकल हो सकती है, एंड कॉम्प्लेक्स शेप भी सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। देन अपन ने बोल सकते हैं शेप, तो शेप में डिपेंड करता है, अलग अलग वायरस की अलग अलग शेप होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने बात किया डीएनए या आरएनए में से एक देखने को मिलेगा, ठीक है। और वायरल प्रोटीन एंड लिपिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके कैप्सिड को फॉर्मेशन करते हैं, या आप बोल सकते हो एनवेलप को फॉर्म करते हैं। देन अपन ने कुछ बेसिक डिफरेंसेस पढ़े थे बैक्टीरिया और वायरस के अंदर, ठीक है। ये वाली जो है सारणी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 नंबर में बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट अपन ने कुछ स्ट्रक्चर्स देखी थी, बेसिक वायरस की स्ट्रक्चर्स। देन अपन ने बोला था आप कल्चर कैसे करते हो वायरस को, तो 3 मेथड है, एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रियोलेटेड एग इनोकुलेशन, एंड लास्ट है सेल कल्चर। तो ये तीनों अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद अपन ने बोला था माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी आप एग्जामिन कर सकते हो। इसके अलावा पीसीआर या एंटीजन डिटेक्शन या एंटीबॉडी डिटेक्शन, इनके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है। देन नोमेनक्लेचर में अपन ने बोला था सबसे पहले उसको इसमें बांटा जाता है कि वो डीएनए का वायरस है या आरएनए का है, एंड उसके बाद उसको फैमिली, सब फैमिली, जेनरा एंड स्पीसीज में बांटा जाता है। देन लास्ट अपन ने पढ़ा था प्रायोन्स, अपन बोलते हैं अगर वहाँ पे डीएनए आरएनए नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ कवरिंग देखने को मिल रही है, तो वो कहलाती है आपका प्रायोन, ठीक है।
चलिए, ये था आपका वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब कल अपन आरएनए वायरस से स्टार्ट करेंगे। आपके वायरस 3 आरएनए वायरस हैं एंड आई थिंक 2 डीएनए वायरस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए आराम से पढ़ लेंगे अपन, टेंशन मत लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वायरस क्या होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन था वायरस का। वैसे अपन ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं ये, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी देन आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है तो। चलिए, सुरक्षित रहिए अपने घर पे, अपने अपने घर पे। थैंक यू।